हेलो ऑल माय चैंपियंस, आप सभी के एक बार मैं संदीप त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का इंग्लिश वाइब्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर नंबर 7 विच इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द 3 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड इज कूर्ग एंड थर्ड इज टी फ्रॉम असम। तीनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समरी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपकी एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना टाइम को डिले किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहले पार्ट को लेते हैं। बेटा पहला पार्ट क्या है? अ बेकर फ्रॉम गोवा। और यहाँ पे आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, हम पहुंचने वाले हैं गोवा, गोवा की सैर करने वाले हैं। खैर ज्यादा खुश मत होइए, हम ज्यादा कुछ शेयर नहीं करेंगे, केवल वहां जानेंगे भैया ये बेकर कौन है, ये गोवा में ये बेकिंग कब से फेमस है, आखिर बेकर्स की कहानी क्या है। वैसे मैं बता दूं बेकर कहते किसको है, आपने अक्सर देखा होगा आपके आसपास जो लोग ब्रेड्स बेचने आती हैं, तो जो लोग ब्रेड बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बेकर बोला जाता है। तो क्या कहानी है ब्रेड मेकिंग की, गोवा से क्या हिस्ट्री है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु इज स्टिल रिमेंबर्ड बाई गोवंस। तो एक्चुअल में ये कहानी कहाँ की? गोवा की है। गोवा का एक ट्रेडिशन था कि वहां पे कई जो गांव थे प्रीवियस टाइम पे किसके लिए? लोव्स मेकिंग के लिए, यानी कि ब्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था और आज भी उसी नाम से याद भी किया जाता है। कहाँ के? गोवा के जितने भी गांव। अब तो खैर काफी डेवलप हो चुका है बेटा, ये बात बहुत पहले की है, अभी से जरा आप कंपेयर मत करिएगा। पहले की कहानी क्या कहती है कि ब्रेड मेकिंग स्टार्टेड फ्रॉम पुर्तगीज डेज। तो वास्तव में जो ब्रेड मेकिंग है वो किसने स्टार्ट किया था? पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था। पुर्तगीज के दिनों से वहां पे ब्रेड मेकिंग की जाती थी, ब्रेड बनाया जाता था। एंड दे मतलब कौन? पुर्तगीज वर लवर्स ऑफ ब्रेड, उन्हें ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद था। ब्रेड मेकिंग वॉज एन आर्ट नीडेड परफेक्शन। वास्तव में जो ब्रेड मेकिंग एक कला है जिसमें आपको परफेक्शन की आवश्यकता होती, इतनी आसानी से ब्रेड बनाया नहीं जा सकता है। उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उन्हें मिक्सिंग करना, मोल्डिंग करना एंड बेकिंग वर द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ मेकिंग ब्रेड। ये सारी वो पॉइंट्स थे जो आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो डो होता है उसकी मिक्सिंग कैसी होती है, मोल्डिंग कैसी होती है, या फिर जो ब्रेड होता है उसको सेका कैसे जाता है। ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? ब्रेड बना सकते हैं। इतना इजी नहीं है भाई ब्रेड बनाना, ठीक है। आगे क्या कहानी कहती है? द लोव्स वर बेक्ड इन द टाइम टेस्टेड फर्नेस। तो उस समय जो क्या की जाती जो थी, जो ब्रेड बेटा बनाई जाती थी वो फर्नेस, उसकी भट्टियां हुआ करती थी। आजकल तो ओवन आ गया, लोग ओवन वगैरह में बना लेते हैं, कई और प्रकार की चीजें आ गई, चीजें बहुत अब आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, एडवांस हो चुके हैं। बट पहले जो भट्टियों में जो भट्टियां थी उसमें ब्रेड को सेका जाता था, बनाया जाता था। एंड दिस प्रोफेशन हैज बीन कंटिन्यूड बाय द बेकर्स डिसेंडेंट्स। और जिन लोगों ने इस काम को शुरू किया था उन्होंने तो शुरू ही किया, आज प्रेजेंट टाइम में जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? इस प्रोफेशन को आज भी क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं, आज भी वो ब्रेड मेकिंग का काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज रिकॉल्ड। आज जब ब्रेड की बात आती है तब ऑथर क्या करें? अपने बचपन के दिनों को याद करें, यानी जब आपके साथ भी साझा करना चाह रहे हैं गोवा की और उसकी क्या कहानी है, क्या लिंक है ब्रेड का, जब उस कहानी को शेयर कर रहे हैं तो उसी को याद करते करते उसी चीज को बताते बताते वो अपने बचपन में जाते हैं और क्या कहते हैं? द ऑथर रिमेंबर्स। ऑथर याद करते कि हिज चाइल्डहुड, जब वो बच्चे थे ना, हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन द बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड्स। बचपन में जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाने वाले लोग थे ना, ये वास्तव में क्या हुआ करते थे? इनके फ्रेंड्स हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड गाइड भी हुआ करते थे। कैसे? एंड ही यूज्ड टू विजिट ट्वाइस अ डे। और राइटर आगे क्या बता रहे हैं कि जो बेकर्स थे ना बेटा, वो उनके गांव में 2 बार विजिट करने के लिए जाया करते थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि 2 बार कब कब विजिट करते थे? वंस, पहली बारी, इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग हिज सेलिंग आवर्स। पहली बार तो वो कब निकलते थे उनके पहली राउंड पे? जब बच्चा उन्हें क्या करना होता था? अपने ब्रेड को बेचना होता था। पहले राउंड का क्या होता था? जब वो ब्रेड बेचने के लिए अपने साइकिल पे या फिर अपने टोकरी को लेकर के निकलते थे। ये तो हो गया पहला राउंड। दूसरा कब होता था? देन अगेन व्हाइल रिटर्निंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड्स। और दोबारा चक्कर कब लगाते थे? दोबारा राउंड कब लगाते थे? जब वो अपने ब्रेड को बेच करके वापस
जाया करते थे। तो ये 2 राउंड वो लगाया करते थे। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया करता है। एंड द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू, जब वो टोकरी को रखते थे एक साउंड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो जिंगलिंग थर्ड देख रहे हैं ये उसी को बोला जा रहा है। तो अपने जो बांस की जो कैनवास की जो टोकरी होती थी जिसमें ब्रेड रखा हुआ होता था, जब उसको रखते थे तो एक साउंड क्रिएट होता था। एंड ही कैरी, जो अपने साथ लिए रहता था, वो देम अप इन द मॉर्निंग, उसका साउंड क्या करता, वो राइटर को जगा दिया करता था बचपन में। यानी कि जब बेकर्स आते थे उनके जो बैम्बूज की जो क्या होता था, जो बकेट होती थी, जब उसको रखता तो उसका जो जिंगलिंग का साउंड होता वो क्या करता, वो जगाने का काम करता था। किसको, राइटर को, वो बताते हैं। और जैसे राइटर जग जाते उन्हें पता चल जाता कि भाई कौन आ गया है, बेकर आ गया है। देन दे रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, वो क्या करते, भागते थे क्या करने के लिए, उस बेकर को उससे मिलने के लिए और उसको ग्रीट करने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए। यानी कि उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। एंड दे रैन फॉर गेटिंग द ब्रेड बैंगल्स, और वो भागा करते थे क्या करने के लिए, ब्रेड बैंगल्स के लिए। जो ब्रेड होती थी, ब्रेड में कई प्रकार की लेयर्स होती थी, तो बच्चों को एक्चुअली खाने में कम, वो लेयर बाई लेयर ना वो ब्रेड को निकाल के खाने में ज्यादा मजा आता था। तो वही कहते हम लोग जाते थे केवल किस लिए, ब्रेड से ज्यादा नहीं, जो ब्रेड बैंगल्स होते थे हमें हमारा इंटरेस्ट उसमें हुआ करता था। एंड विच वर स्पेशल मेड स्वीट ब्रेड्स, और जो कैसे बने होते थे, काफी स्वीट होते थे, काफी मीठा होता था टेस्ट में, और हम लोग उसी के लिए पैशनेट थे, उसी के लिए हम लोग भागा करते थे। तो ये कहानी हो गई चाइल्डहुड की। अब डिलीवरिंग द लोव्स, जो लोव्स थे, जो ब्रेड थे, उनकी डिलीवरी कैसी हुआ करती थी, इस पे भी क्वेश्चन आया करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सो एज द बेकर केम, और जैसे ही बेकर आया करता था अब ब्रेड वगैरह लेकर के, ही वुड कॉल आउट द लेडी ऑफ द हाउस, वो क्या करता, जैसे आपने दूध वाले आते हैं ना भैया, दूध वाले अंकल आते हैं, क्या करते हैं घर में मम्मी को, पापा को, या आप लोग क्या करते हैं मिल्क लेने जाते हो, आपको आवाज लगाता है। वैसे कब होता था, पहले होता था जैसे ही बच्चा कौन आते थे, ब्रेड वाले आया करते थे, वो सिंपली किसको करते, घर की जो लेडीज होती उनको कॉल करता और विश करता, उनको क्या विश करता, गुड मॉर्निंग। इससे क्या पता चलता है, सुबह सुबह जैसे दूध वाले भैया होते हैं ना, सुबह सुबह आ जाते हैं, वैसे डेली रूटीन में कौन आया करते थे, ब्रेड यानी कि बेकर्स। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रेड मेकिंग उसमें कितना प्रॉस्परस बिजनेस रहा होगा। एंड द चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड, और बच्चे भी चूंकि भागा करते थे टोकरी में झांकने के लिए, कौन कौन से ब्रेड से मैं कौन सा लूंगा, मैं कौन सा लूंगा। ठीक है, तो होता क्या कि जो लेडीज होती थी वो क्या करती, बच्चों को धक्का देकर के किनारे में कर देती थी, क्योंकि उनका तो कोई काम होता नहीं था। अब लेकिन बच्चे भी कहां मानने वाले भाई, वो क्या करते हैं, वो किसी ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं, और राइटर क्या बोले, हम लोग वहां से झांका करते थे, वहां से टोकरी के अंदर देखा करते थे। एंड नाउ द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द मेड सर्वेंट, और इस प्रकार से जो लोव्स होता था, जो ब्रेड होता था, किसको दे दिया जाता था, मेड सर्वेंट, जो वहां के सर्वेंट्स होते थे उनको दिया जाता था, वो ले जाते थे और घर पे पहुंचाया करते थे। इन राइटर के कहने का मतलब ये है कि हम लोग को बस मजा किस चीज में आता था, हमें ब्रेड से मतलब नहीं था, ब्रेड लेने और देने का काम क्या था भाई, बेकर का और हमारे घर के सर्वेंट्स का हुआ करता था। हम तो बस जाते थे वो बैंगल्स, जो ब्रेड बैंगल्स ना, उनको चुनने के लिए, वो स्वीट स्वीट ब्रेड्स को फिल्टर करने के लिए जाया करते थे। एंड द ऑथर रिकॉल्स, ऑथर एक बात और याद करते क्या, द एरोमा ऑफ लोव्स दैट फिल्ड द एयर, एंड जो एरोमा, जो खुशबू होती थी लोव्स की, वो पूरे हवा में यानी आसपास खुशबू उसकी फैल जाया करती थी। जैसे ब्रेड वाला आता था, अपनी टोकरी खोलता तो उसकी खुशबू चारों ओर, आपको उसकी महक हम लोग को जो है पता चल जाती थी कि हाँ भाई ब्रेड वाला, अब उसकी खुशबू से पूरा माहौल भर जाया करता था। किसी खुशबू से, ब्रेड्स की खुशबू से। एंड द चिल्ड्रन वुड नॉट इवन ब्रश देयर टीथ, और यहां तक कि जो बच्चे होते थे ब्रेड के इतने पैशनेट हुआ करते थे, हम लोग इतने पैशनेट होते थे कि हम ब्रश की फिक्र भी नहीं करते थे, और क्या करते, एट द ब्रेड बैंगल्स मेड ऑफ ब्रेड विथ टी, और चाय के साथ हम क्या करते हैं, बड़े उस ब्रेड बैंगल्स को एक एक लेयर निकालते हैं और बढ़िया बड़े मजे के साथ, चाव के साथ क्या करते हैं, हम ब्रेड को खाया करते थे। तो इसमें हमने क्या सीखा भाई, डिलीवरी किसे की जाती थी, घर के नौकरों की जाती थी। राइटर लोग टिपिकल मस्ती के लिए, क्योंकि उनकी दोस्ती थी, कंपेनियन था कौन, बेकर, तो आराम से वहां पे जाते थे किसको ढूंढने के लिए, वो जो क्या थे, ब्रेड बैंगल्स, स्वीट, जो स्वीट होते थे, काफी मीठे होते थे, उनके लिए वो लोग भागा करते थे, बाकी और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज, हम जानेंगे भाई ब्रेड गोवा में उस समय उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे आजकल आप लोग देखते हैं ना कि आजकल भाई किसी भी पार्टी में अगर आप गए ना तो मीठे में रसगुल्ला नहीं मिला, या फिर लेट सपोज पनीर नहीं बनी हुई है, चाहे जितने वीआईपी डिशेज बन जाए, आप कहोगे भाई सब कुछ तो था लेकिन पनीर नहीं था, एक चीज को आप मिस करोगे। अब देखते हैं यहाँ पे यही कहानी ब्रेड की थी भाई गोवा में।
तो वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रेड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन्स, यानी कि ब्रेड इतना इंपॉर्टेंट था, कोई भी पार्टीज को होगा, कोई भी इवेंट अगर उस समय अगर गोवा में हो रहा होता था तो उसमें कई प्रकार के ब्रेड्स बनाए जाते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और तो और नो मैरिज वॉज कंप्लीट, कोई भी शादी पूरी ही नहीं होती थी अनटिल एंड अनलेस ट्रेडिशनल बोल वॉज सर्व्ड। बोल क्या है, एक प्रकार का ब्रेड का बना हुआ क्या, एक स्वीट डिश है। ओके, यहाँ पे देखिए नीचे आप देख सकते हैं, बोल एंड बोलिनास आर द वैरायटी ऑफ ब्रेड। तो कोई शादी जो बोल एक प्रकार की जो डिश है, जब तक उसको सर्व ना किया जाए, लोगों को दिया ना जाए, कोई शादी कंप्लीट ही नहीं होती थी। यानी कि हर शादी में ये जो ब्रेड का बना हुआ डिश है ये तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना था। एंड द लेडी ऑफ द हाउस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और किसी घर में अगर किसी की लड़की की शादी है, देन वुड प्रिपेयर सैंडविच, उसे सैंडविच बनाना होता था, कंपलसरी था, ये तो बनना ही बनना है। एंड बोलिनास, बोलिनास भी क्या है, एक डिश है जो किससे बनता है, ब्रेड से बनता है। वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें क्या होती थी, क्रिसमस और जितने भी फेस्टिवल्स होते थे वहां पे बनाई जाती थी। बेटा यहां से आप देख सकते हैं कि ब्रेड कितना ज्यादा प्रॉस्परस बिजनेस था। कब, जब बेकर यानी कि बेकिंग जब अपने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी। एंड नाउ द बेकर ड्रेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा बच्चा, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन। बेकर का ड्रेस क्या होता था ये पूछ लिया करते हैं। तो द बेकर वॉज यूजली ड्रेस्ड इन अ कबाई, तो बेकर के ड्रेस को क्या बोलते थे, कबाई नाम से बुलाया जाता था। और ये होता कैसा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये होता क्या था एक्चुअल में, लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ये एक लंबा सा फ्रॉक होता था जो कहां तक पहुंचता था, घुटनों के नीचे तक। और शर्ट और ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वाज लॉन्गर देन हाफ पैंट, यानी कि यह एक कपड़ा पैसा मानिए जो पैंट एक पहनते थे वो लोग, जो कि हाफ पैंट से ज्यादा और फुल पैंट से कम होता था। जैसे कि बेसिकली आपको कैफ्री आपने देखा होगा, बिल्कुल कैफ्री के मॉडल जैसा जो है ड्रेस हुआ करता था। एंड इवन टुडे, वो तो कहते यहां तक आज भी, इफ एनीवन डेयर्स टू गो आउट इन स्ट्रीट वियरिंग हाफ पैंट, अगर अभी भी भाई बेकर का टशन इतना ज्यादा है ना सॉरी, कि अगर कोई भी कहां पहुंच गया, रोड पे पहुंच गया हाफ पैंट पहन करके, तो पता क्या होता है, ही इज रिफर्ड एज अ पैडर। पैडर मतलब बेकर, उसे क्या कह के बुलाने लगते, उसको कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं लोग, अरे भाई ये तो कौन है, पेडर, ये कैसा दिख रहा है, पेडर जैसा नहीं बेकर जैसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसने हाफ पैंट पहनी हुई है। ओके एवरीवन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ब्रेड मेकिंग अ प्रॉस्परस अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा आया करता है, अक्सर पूछ लेता है कि आप कैसे कह सकते हैं भाई कि ब्रेड मेकिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेकर्स यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर आजकल आप लोग क्या करते हैं, डेली जाते हैं भैया, आप एक अमाउंट देते हो, ब्रेड लेकर के चले जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि आप डेली ब्रेड नहीं खाते हैं। दूध वाले के हिसाब कैसे करते हैं, आप मंथली बेसिस पे करते हैं ना, क्यों, क्योंकि आपको भैया डेली वो डिलीवरी होनी है। तो यहां से देखिए जो ब्रेड की जो बिलिंग होती थी वो मंथली बेसिस पे होती थी, यानी कि जो व्यक्ति ब्रेड देने आता था वो हर दिन देने आया करता था, और जैसे महीना पूरा हो जाता तब वो क्या करने आता था, अपना बिल अपना पैसा हिसाब करके लेने आता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता था, ये लोग अपना हिसाब लिखते कहाँ थे, पहले चूंकि चीजें इतनी थी नहीं कि आप आराम से मोबाइल खोलो, क्विक नोट पे क्या करो, फटाफट अपना हिसाब लिख लीजिए, ऐसा नहीं था। पहले वो दीवारों पे क्या करते थे, खिंचाया करते थे, लिखा करते थे, उससे अपने हिसाब किताब को मेंटेन किया करते थे। ऑल द अकाउंट्स वर रिटन ऑन वॉल, सारे अकाउंट किस में लिखे जाते थे, दीवालों पे लिखे जाते थे। इन द प्रोमाइसेस विद अ पेंसिल, किससे, एक पेंसिल से दीवालों पे लिखा जाता था। एंड इट वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ये था ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों, बिकॉज पुर्तगीज वर लवर्स ऑफ फ्रेश बेक्ड लोव्स, क्योंकि पुर्तगीज को बिल्कुल ताजे ताजे ब्रेड जो है बहुत पसंद है। एंड द बेकर्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स एंड हिज सर्वेंट्स लुक्ड प्रॉस्परस एंड हैप्पी, और जो बेकर्स होते थे उनका परिवार होता था, उनके परिवार के मेंबर्स होते थे ऑलवेज, यहां तक कि सर्वेंट्स नौकर भी जो होते थे वो भी कैसे दिखाई देते बच्चा, प्रॉस्परस एंड हैप्पी दिखाई दिया करते थे, ऑलवेज खुश दिखाई दिया करते थे। और इस प्रकार से हमारा पार्ट 1 हो गया फिनिश। आई होप आप लोग को पार्ट 1 बच्चा समझ में आया होगा, और प्लीज अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यार बोर नहीं होएगा भैया, क्योंकि अभी बच्चा है पार्ट 2 भैया, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मुन्ना बच्चा डेडिकेशन के साथ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते। कूर्ग, कूर्ग वाकई में एक बहुत ही अच्छी प्लेस है बेटा, अगर आप विजिट करना चाहो
फ्यूचर में कभी आपको मौका मिले तो इस जगह को जरूर एक बार विजिट करना है। जितना मैंने पढ़ा है, पढ़ने के बाद जो मैं अज्यूम कर पा रहा हूं, बहुत ही शानदार जगह है। क्योंकि पता है कूर्ग वास्तव में कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उसकी क्या खासियत है कि जिसको क्या बोला गया, अ हेवनली प्लेस। उसकी तुलना भाई स्वर्ग से की गई बच्चा। और जब स्वर्ग से की गई तो आप बिल्कुल जान सकते कितना कितना सुंदर जगह वो होगा। So Coorg district of Karnataka lies between the town of Mysore and Mangalore। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, इसको प्लीज ध्यान दीजिएगा कि जो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है, पहली बात वो कहां में है, ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का कूर्ग यानी कर्नाटक में ही, और किससे किसके बीच में ये, मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में। इट इज लाइक हेवन ऑन द अर्थ। राइटर का क्या कहना है कि जो ये प्लेस है अपने आप में क्या है, स्वर्ग है। इट हैज बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द हेवन। उन्होंने तो ऐसा कहा कि भाई इसको जिस स्वर्ग से क्या किया गया हो, खींच करके लाया गया हो। एंड इट इज इनहेबिटेंट ऑफ मार्शियल मैन। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही मार्शियल का मतलब तगड़े, हट्टे कट्टे, मजबूत, अच्छी खासी हाइट वाले जो लोग होते हैं, यानी ऐसे लोग रहते हैं। वहां के लोग काफी मजबूत, हट्टे कट्टे, अच्छी खासी हाइट वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड ब्यूटीफुल वुमन, बहुत सुंदर यहाँ की जो वुमन है वो बहुत सुंदर होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के वाइल्ड क्रीचर्स का नजारा भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। और सेकंड पॉइंट जो कूर्ग चैप्टर में आपको याद रखना है, पहले तो आपको क्या याद रखना है, भैया ये कहां पे पड़ता है, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, मार्शियल लोग रहते हैं। यहाँ ह्यूमन बहुत सुंदर होती है और वाइल्ड क्रिएचर भी यहाँ पे आपको देखने को भरपूर मिलेंगे। फिर यहाँ का वेदर कैसा है ये भी आप जान लीजिए। एंड इन्वायरमेंट ऑफ कूर्ग का इन्वायरमेंट कैसा है। तो पहली बात आपको ये जानना है कि इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कूर्ग है, कूर्ग कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। एंड इट कंसिस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि यहां पर लगभग हर एक मौसम में आपको बारिश मिलेगा। चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली मिलेगी, बहुत सुंदर नजर आपको देखने को मिलेगा। स्पाइसेस, कई प्रकार के मसाले एंड कॉफी की प्लांटेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आप समझ चुके हो कितना इनवाइग्रेटिंग यहाँ का मोमेंट रहता होगा। द बेस्ट सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भाई, इसको जरा रट्टा मार लीजिएगा, कई बार आया हुआ है। द बेस्ट सीजन टू विजिट कूर्ग स्टार्ट्स इन सितंबर एंड कंटिन्यू अप टू मार्च। यानी कि यहाँ पे विजिट करने का सबसे बेहतरीन टाइम क्या है, वो सितंबर से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, मार्च तक चलता है। यानी कि अप्रैल के बाद और सितंबर के पहले इस टाइम पे वहां पे आप विजिट नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिससे टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते। टूरिस्ट पे बैन लगा दिया जाता है। बासन में क्यों नहीं आते, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। एंड द वेदर इन कूर्ग इज प्लेजेंटली ड्यूरिंग दोज मंथ्स। और इन महीनों में, इस टाइम पे, जो टाइम अभी आपको बताया गया सितंबर से मार्च, इस समय यहाँ का मौसम, यहाँ का नजारा बहुत शानदार रहता है। बेसिकली रहेगा भाई, तभी तो टूरिस्ट यहाँ पे आया करते हैं। चलिए, ये हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे जरा जानते हैं पीपल ऑफ कूर्ग। कूर्ग के लोग कैसे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसकी कहानी क्या है ये भी पूछी जाती है, तो प्लीज अटेंटिव रहिएगा। तो द पीपल ऑफ हियर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग कहाँ के हैं, ग्रीक या फिर अरबिक जो कल्चर के लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों माना जाता है कि यहाँ पे ग्रीक और अरबिक लोग रहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम इंडियंस की एवरेज हाइट 5.5 अप्रॉक्स रहा करती है। बहुत हट्टे कट्टे मजबूत सब लोग एवरेज नहीं रहते हैं, लेकिन वहां के सब लोग आपको बिल्कुल मार्शियल पर्सनालिटी के मिलेंगे। अब कारण क्या है, अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, इसके पहले एक कहानी चलती है, एक कहानी है इसके पीछे कि क्यों वहां के अधिकतर लोग ऐसा माना जाता है कि ग्रीक या अरबिक के हैं। इसके पीछे कहानी क्या है, ऐसा माना जाता है जो अलेक्जेंडर्स आर्मी थी ना, मूव साउथ अलोंग कोस्ट एंड सेटल्ड देयर ओनली व्हेन दे आर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री। जब अलेक्जेंडर आर्मी भारत पे आक्रमण करने के लिए आई हुई थी, तो जो अलेक्जेंडर की आर्मी जब वापस जाना शुरू कर देती है, तो बहुत से लोग क्या थे, जब उनको लगा भाई वापस जाना बहुत कठिन होगा, तो वो लोग किधर चले गए, साउथ डायरेक्शन में चले गए और वहीं पे जाकर के क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। यानी कि वहां पे जो वाकई में जो लोग हैं वो कौन थे, अलेक्जेंडर आर्मी जो सैनिक थे, उनके जो सोल्जर थी वो लोग हैं। और इसीलिए वो क्या होते हैं, बहुत हट्टे कट्टे और बहुत मजबूत होते हैं। वहां के लोग काफी मार्शियल पर्सनालिटी की होती हैं। तो जब वो लोग वहां पहुंचे, सो दीज पीपल मैरिड एमंग द लोकल्स। वहां की जो लोकल लड़कियां थी उनसे उन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया। एंड देयर कल्चर कैन बी विटनेस्ड बाय देयर मार्शियल ट्रेडिशन। और उनके कल्चर को कहां से माना जा सकता है कि वो लोग अरबिक थे या ग्रीक थे, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो कैसा है, मार्शियल है। यानी कि जैसे सैनिक सोल्जर्स की होती है, उनका जो पर्सनालिटी बहुत ही मार्शियल है। एंड
मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स, और वहां की जो प्रथाएं हैं वो भी कैसी हैं, जो ग्रीक या फिर अरबिक्स लोगों की होती है, लगभग लगभग उनकी प्रथाएं, उनका शादी विवाह करने का तरीका वो भी कैसा है, वैसा ही है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन चलती है, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। कुर्डवास द रेजिडेंट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो वासी होते, जो कुर्ग में जो लोग रहते हैं, उनको बोला क्या जाता है। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा बना करता है, प्लीज दिमाग में ये बात रखिएगा कि वहां के लोगों को क्या बोला जाता है, कुर्डवास बोला जाता था। एंड वियर लॉन्ग ब्लैक कोट, वो क्या पहना करते थे, एक लंबा सा कोट पहना करते थे। एंड विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और बीच में कमर में क्या लगाते थे, वेस्ट बेल्ट यानी कमर बंद लगाया करते थे, नोन एज कुपिया। यहां भी चीज याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इन चीजों को जरा इरेज कर दूं, क्योंकि यहां पे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूजुअली बच्चे मिस कर देते हैं। याद रखिएगा बेटा, वो लोग जो ड्रेस कैसा होता था, एक लंबा ब्लैक कोट पहना करते थे, वो कैसा होता था, और साथ में एक बेल्ट पहनते थे जो एम्ब्रॉयडर्ड हुआ करता था, वो वेस्ट बेल्ट कमर का बेल्ट होता था। और इस पूरे ड्रेस को बोला क्या जाता था, कुपिया बोला जाता था। याद रखिएगा, अभी हमारा एक ड्रेस आया था किसमें, पीछे चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा, उसको भी याद रखिएगा। प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कुपिया, कुपिया किस ड्रेस को बोलते हैं, जो को एक लंबा सा कोट होता था और साथ में एक वेस्ट बेल्ट वो लोग लगाया करते थे। इट रिसेंबल्स कुफिया, और ये जो ड्रेस है बिल्कुल कुफिया जैसा दिखता है, वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। जो कुर्द के लोग और कहाँ के अरब के लोग होते हैं बेटा, तो वो लोग भी क्या करते हैं, ऐसे ही ड्रेसेस को पहनते हैं। कैसे ड्रेसेस, जैसा ड्रेस किनका है, जो कुर्द के लोग हैं। यही वो कारण जिनके आधार पे कहा जाता है, माना जाता है कि ये जो लोग हैं वाकई में जो कहानी चलती लगभग सिमिलर है, वाकई सच है कि वो लोग अलेक्जेंडर आर्मी के ही वो सैनिक थे। वो आए और कहां चले गए, साउथ अलोंग साउथ साइड में चले गए और वहां पहुंचे और उन्होंने क्या कर लिया, वहां की जो वुमन थी, वहां की जो लड़कियां थी, उनसे उन्होंने शादी कर लिया। और प्रेजेंट टाइम में उनकी जो पर्सनैलिटीज हैं वो भी कैसी है, जो अलेक्जेंडर आर्मी के जो सोल्जर्स थे जैसी पर्सनैलिटी उनकी थी। प्लस उनका जो मैरिज का जो रिचुअल है, प्लस रिलीजियस जो राइट्स हैं वो भी कैसे हैं, अरबियन जैसे ही हैं, जो अरबिक लोग हैं, जो ग्रीक लोग हैं। प्लस साथ ही साथ और आप क्या बोलेंगे कि उनका जो ड्रेस है कुपिया, वो भी लगभग काफी हद तक किससे मिलता है, जो अरब या फिर कुर्द्स के लोग पहनते हैं, लगभग उससे मिलता जुलता है। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ के लोग कहाँ के हैं, ग्रीक या फिर अरब से आए हुए हैं। अब आगे ब्रेवरी टेल्स ऑफ कुर्ग, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुर्ग पीपल आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी, भाई ब्रेवरी के लिए बहादुर भी रहे, क्योंकि वो सैनिक थे, उनके पूर्वज सैनिक थे, तो अपने बहादुर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसमें अगली लाइन सुनिएगा, बहुत ही अच्छी नॉलेज वाली बात भी है, इसे अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। द कुर्ग रेजिमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जितने भी रेजिमेंट्स हैं, जितने भी बटालियंस हैं, उन सभी में सबसे फेमस, सबसे मोस्ट डिसिप्लिन्ड कोई रेजिमेंट है तो कौन सी है, कुर्ग रेजिमेंट है। सिंपली अब आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं बहुत ही एक्टिव होंगे, बहुत ही डिसिप्लिन होंगे, प्लस इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, बहुत ही बेहतरीन होगी। इसी वजह से क्या है, सबसे इंप्रेसिव अगर कोई भी अगर रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में तो कौन सी है, कुर्ग की है। ये तो पहली बात। दूसरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है, जो जनरल करियप्पा द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, जो आर्मी चीफ के जो पहले इंडियन थे ना, वो कौन थे जनरल, वो थे करियप्पा। वो भी क्या थे, वॉज अ कुर्गी। अब आप यहां समझिए पहले कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको पता चली है। इवन टुडे, और यहां तक कि आज भी, ये कितनी बेहतरीन बात है, ओनली द कोडवास आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। हो गया ना सरप्राइज भाई, आपकी फैमिली में आपके आसपास किसी के पास अगर कोई गन वगैरह होगी तो सिंपली वो लाइसेंस्ड होगी, बिना लाइसेंस के आप गन नहीं रख सकते। लेकिन इंडिया में एक जगह ऐसी भी है, एक लोग ऐसे भी है बेटा सॉरी, जिनको आज भी बिना लाइसेंस के, बिना परमिट के फायर आर्म यानी गन वगैरह रखने का परमिट है ना। ये मजे की बात। तो हम कितनी बेहतरीन चीज को यहां पे आज जान रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग, कि कुर्ग की वाइल्ड लाइफ कैसी है, कौन कौन से पॉइंट आपको एग्जाम पर्पज से याद रखनी पड़ेंगे। तो कुर्ग इज होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पे कई प्रकार के एनिमल्स और कई प्रकार के बर्ड्स पाए जाते हैं। नाम पूछा करता है यहाँ पे, जैसे कि महाशीर, ये एक फिश है, एक मछली है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ये मछली बेटा केवल ताजी पानी में रहती है, इज फाउंड हियर। वो कहां पाई जाती है, वो पाई जाती है कुर्ग में। कौन सी फिश, महाशीर, जो किसकी मछली है, जो केवल ताजे पानी में रहती है। साथ ही साथ किंग फिशर,
ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। स्क्वायरल्स आपने देखे होंगे, लंगूर्स आपने देखे होंगे। ये भी कहाँ रहते हैं? लिव विदाउट एनी फियर। कहने वाले जैसे आपके आसपास बंदर वगैरह रहते हैं ना, या कई और ऐसे प्राणी रहते हैं जैसे कि डॉग्स वगैरह, उसी प्रकार से वहां किंगफिशर, स्क्वायरल, लंगूर बिना किसी डर के वहां पे आपको रहते हुए मिल जाएंगे। जहां पे आप नजर डालेंगे ये क्रिएचर्स वहां पे आपको दिखाई देंगे। वाइल्ड एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महावत्स। महावत किनको बोलते हैं? जो लोग हाथियों के जो ऊपर बैठ के उसे ड्राइव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? महावत बोलते हैं। एलिफेंट, जो जंगली एलिफेंट है, बहुत इंजॉय करते हैं। जब उनको क्या किया जाता है, उनके महावत उनको नहलाते हैं, उनकी बॉडी पे स्क्रब करते हैं वहां की नदियों में ले जाकर उनको नहाते हैं। तो ये सीन आप देखिए, नजारा कितना बेहतरीन है। साथ ही साथ द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कूर्ग। और जो कावेरी नदी में जो पानी आता है वहां पे, वो कहां से आता है? जो कूर्ग है ना, कूर्ग की पहाड़ियों से उसे पानी का वो सोर्स है। ओके एवरीवन, अब चलते हैं नेक्स्ट। कूर्ग अ टूरिस्ट प्लेस। कूर्ग कैसे टूरिस्ट प्लेस है? खैर हमने पहले पैराग्राफ में भी डिस्कस किया है, फिर से यहां पे देखिए, इवन द लेजिएस्ट टूरिस्ट बिकम एडवेंचरस कमिंग टू कूर्ग। अगर कोई टूरिस्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा आलसी है, अगर उसे भी कहां पहुंचा दिया जाए? कूर्ग पहुंचा दिया जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा? एडवेंचरस से भर जाएगा, उसके अंदर भी एडवेंचर पैदा हो जाएगा। एज इट इज फुल ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स, क्योंकि कई सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनको जानने के बाद आपका भी मन होगा बेटा यहाँ जाने की, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। कैनोइंग, लोग आते हैं कैनोइंग करते हैं, कैंप्स लगाते हैं। एंड रॉक क्लाइंबिंग, कई सारे ऐसे क्या होते हैं? एडवेंचर से भरे हुए यहाँ पे करतब होते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं और वहां उसको एंजॉय करते हैं। एंड द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स, वो क्या वहां पे एक हिल भी है, कौन सी? ब्रह्मगिरी हिल है। ब्रिंग आई स्माइल्स टू मेनी फेसेस। और जब ब्रह्मगिरी हिल पे चढ़ाई करते हैं ना, तो कई सारे चेहरों पे वहां का नजारा देखकर क्या होता है? मुस्कान आ जाती। क्यों? क्योंकि जब वहां से जाते हैं तो उनको एक पैनोरमिक व्यू मिलता है कूर्ग फ्रॉम देयर। यानी कि जैसे ब्रह्मगिरी हिल पे आप पहुंचोगे, वहां से पूरे कूर्ग को आप क्या करेंगे? वहां से उसका एक वाइड रेंज का आप क्या कर पाएंगे? नजारा देख पाएंगे। उस ऊंचाई पे पहुंचेगे तो आपको हरियाली हरियाली और पूरा कूर्ग वहां से दिखाई देगा। सिंपली ऐसा नजारा बहुत बेहतरीन होगा। अब नेचर एट इट्स बेस्ट, और सिंपली अब यहां से आप कह सकते हैं यहाँ का नेचर, यहाँ की प्रकृति अपने आप में बहुत बेस्ट है। तो इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट बाई ब्यालकुप्पी इज इनहैबिटेड बाई मॉन्क्स इन रेड। अब आप देखिए, जो इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है वो लोग यहीं के हैं। कहां पे? ब्यालकुप्पी, वहां पे की जगह है। और वो किसका निवास है? वहां पे मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क्स आप बौद्ध भिक्षु जिनको बोलते हैं, वो किस कलर में? रेड ऑर्चर्ड, यानी क्या करते हैं? वो रेड कलर के कपड़े में, यानी येलो रोब्स में आपको यहाँ पे मॉन्क्स भी देखने को मिल जाए। आप सोचिए, आप वहां पे जाए, आपको कैनोइंग मिले, रिवर राफ्टिंग मिले, वाइल्ड क्रिएचर, जंगलों का सबका लुत्फ उठाएं, और उसी के बीच में बढ़िया ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाए, वहां से बढ़िया पैनोरमिक व्यू आपको देखने को मिले, और फिर क्या मिल जाए भाई? वहां पे मॉन्क्स भी देखने को मिल जाए। तो आप समझिए, इसे बोलते सोने पे सुहागा। इससे बढ़िया, इससे बेहतरीन कोई जगह मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकती है। और बिल्कुल इसी से शायद बोला गया है कि अपने आप में क्या है? स्वर्ग है। देयर आर मोर सरप्राइज वेटिंग एट कूर्ग द टूरिस्ट टू डिस्कवर। और कई सारे साथ और सरप्राइजेस भी यहाँ पे हैं जो छिपे हुए हैं, और धीरे धीरे टूरिस्ट क्या करेंगे? साथ उन जगहों को भी खोज लेंगे जो अपने आप में किससे भरे हुए हैं? एडवेंचर से भरे हुए हैं। अब चलिए बात करते हैं भैया रीचिंग कूर्ग। अगर आपका मन बन चुका होगा कूर्ग जाने का, जरा जान लो कूर्ग है का, पहुंचोगे कैसे? तो कूर्ग कैन बी रीच्ड बाय रोड एंड बाय रेल। आप रेल से भी जा सकते हो, और कैसे जा सकते हो? रोड से भी जा सकते हो। इफ वन प्रिफर टू गो टू बाय एयर, अगर कोई एयर यानी कि एरोप्लेन से भी आप जा सकते हैं, देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर बेंगलुरु एंड मैंगलोर। तब आपको सबसे बेहतरीन क्या होगा? आप बैंगलोर से या फिर मैंगलोर से अपनी फ्लाइट को पकड़ सकते हैं। एंड बाय रोड इट इज अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलुरु, और बेंगलुरु से इसका जो डिस्टेंस है लगभग है 250 टू 260 किलोमीटर। तो कैसा लगा आप लोगों को कूर्ग? आई होप मजा आया होगा इन सब चीजों को जान करके। इस नॉलेज की पर्पज से अपने दिमाग में रखिए, प्लस चूंकि आपके एग्जाम में भी आना है तो आपके लिए बच्चा कॉम्बो ऑफर है, प्लीज इसे अच्छे से रटिए और अपने एग्जाम में सारे पॉइंट्स को यूज करिएगा। चलिए, क्या थर्ड पार्ट को स्टार्ट कर लिया जाए? बिल्कुल स्टार्ट कर लिया जाए, बिल्कुल आलस नहीं आना चाहिए बेटा, इसको फिनिश करना है। एग्जाम पर्पज से आपको मेहनत करनी है। अगर अभी थक गए, अभी रुक गए, तो मंजिल फिर आपको हासिल नहीं होने वाली है। तो अब बात करेंगे टी फ्रॉम असम। तो चलिए चलते हैं हम लोग असम। और असम आप सबको पता होगा फेमस भैया किस चीज के लिए है? टी के लिए।
बट यहाँ पे केवल डिटेल नहीं बताया गया, कहानी के फॉर्म में बताया गया। यहाँ पे दो दोस्तों की कहानी है, उस हिसाब से आपको असम की के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो एक्चुअली में यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है राजवीर और एक का नाम क्या है, प्रांजल। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब क्या हुआ, आर ट्रैवलिंग टू असम। अब वो कहाँ जा रहे हैं भैया, असम जा रहे हैं। अब हुआ क्या, बाई ट्रेन। किससे जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं। प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग समर वैकेशन, यानी कि दोनों बच्चों की गर्मी की छुट्टी हो गई थी और प्रांजल ने क्या किया, राजवीर को राजवीर को अपने घर बुलाया गर्मी की छुट्टियों में। यानी कि राजवीर कहाँ रहने वाला है, असम का रहने वाला है। वो क्या करता है, प्रांजल को वो इन्वाइट करता है। राजवीर इज वेरी एक्साइटेड, राजवीर बहुत एक्साइटेड है क्या करने के लिए, टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ द ग्रीनरी। अब जब प्रांजल ने क्या किया, राजवीर को बुलाया, राजवीर बहुत क्या था, खुश था, क्योंकि वास्तव में पहले कभी कहाँ नहीं गया था, पहले कभी भी असम नहीं गया था, पहले कभी ऐसी सीनरी उसने नहीं देखी थी। बट हाँ, जाने से उसने प्रिपरेशन जरूर किया था, असम के बारे में कुछ पढ़ा था कि चलो वहां जाऊंगा, थोड़ा सा स्टडी कर लूं तो मजा आएगा। अब देखिए राजवीर इज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड था टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ ग्रीनरी एंड टी प्लांटेशन हाउस आउटसाइड। वहां पे जो टी प्लांटेशन जो एरिया है, जो गार्डन है, वहां ग्रीनरी को देखने के लिए बहुत ज्यादा क्या था, एक्साइटेड था। दोनों ट्रेन पे बैठते हैं। अब आगे क्या होता है, अब दोनों की चर्चा शुरू होती है। राजवीर टेल्स प्रांजल, राजवीर जो है स्टडी करता है, मैंने आपको पहले बताया कि वो कुछ स्टडी करता है, करने के बाद क्या बताता है कि दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि हर एक दिन लगभग 80 करोड़ कप चाय क्या की जाती है, पूरे संसार में पिया जाता है। आप भी सरप्राइज हो रहे होंगे, 80 करोड़, भाई कितना बड़ा एक अमाउंट है। इतनी चाय डेली क्या की जाती है, लोगों के द्वारा पिया जाता है। एंड राजवीर लुक एट द सीनरी आउटसाइड। अब चूंकि राजवीर ने कभी ऐसा नजारा देखा नहीं था, जब ट्रेन चलती है तो बाहर का जो शानदार नजारा होता है असम का, उसको बहुत अच्छा लगता है, बाहर दिखता है। एंड इज मेस्मराइज्ड बाय इट्स ब्यूटी, और बिल्कुल क्या होता है, एकदम सरप्राइज हो जाता है बाहर की सुंदरता को देख करके, क्योंकि कभी उसने ऐसा नजारा नहीं देखा था। द व्यू फ्रॉम द ट्रेन वॉज ऑल्सो पेनोरमिक, और जो ट्रेन से जो व्यू दिख रहा था बहुत पेनोरमिक था, यानी कि पूरे वाइड एंगल में वो क्या कर पा रहा था, सारे नजारे को देख पा रहा था। एंड देयर वर ग्रीनरी आउटसाइड, चारों तरफ क्या थी, ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, पहले शुरू में क्या दिखाई देते हैं, पैडी फील्ड्स यानी कि धान की खेती वगैरह दिखाई देती है। एंड गेव अ वे टू टी बुशेस, पहले पैडी फील्ड्स, पैडी की खेती दिखाई देती, और जैसे ट्रेन और आगे बढ़ती है धीरे धीरे किसके क्या दिखने शुरू हो जाते हैं, टी बुशेस, यानी कि टी की जो खेती, जो चाय के जो गार्डन्स थे वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। टी बुशेस स्प्रेड एज फार एज द आई कुड सी, फिर वो आगे देखता क्या है कि जहां जहां तक उसकी नजरें पहुंच रही होती हैं, दूर दूर तक केवल एक ही चीज उसको दिखाई दे रही थी, क्या, चाय के बगीचे। Now listen about the discovery of tea। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा बना करता है, आपसे पूछा करता है क्या कहानी है चाय की डिस्कवरी के पीछे, आपको आंसर देना होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे दो कहानियां बेसिकली है। पहला क्या है, सो देयर आर मेनी लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की डिस्कवरी को लेकर के कई सारी कहानियां। पहली कहानी क्या है, द चाइनीज लीजेंड। पहली कहानी चाइनीज है, चाइनीज चाय मिलता जुलता भी देखिए दिख रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज किसने किया था, चाइनीज लोगों ने किया था। कैसे हुआ था जानते हैं। The Chinese legend says, चाइनीज जो कहानी है वो क्या कहती है, that when a few tea leaves accidentally fell into boiling water which the emperor tasted and liked and tea making started। हुआ क्या था कि एक बार एक व्यक्ति जो क्या कर रहे थे, पानी को गर्म कर रहे थे, पानी को जब गर्म कर रहे थे तो कभी हुआ कि आसपास से कोई एक पत्ती उड़ करके आती है और क्या होती है, उस पानी में जो है गिर जाती है। आज जब उस पानी में गिर जाती, बाद जो उस पानी को पिया गया तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, और जब उसका टेस्ट अच्छा लगा तो लोगों ने क्या कर दिया, उस लीफ को बार बार पानी में डाल करके बॉयल करके पीना स्टार्ट कर दिया, और इस प्रकार से किसकी खोज हो गई, चाय की खोज हो गई। ये कौन सी कहानी, ये चाइनीज कहानी। क्या हुआ भैया, धोखे से आकर के पानी में क्या एक पत्ती गिर गई, और जब बाद उस पानी को पिया गया तो अलग ही टेस्ट मिला, वो टेस्ट बहुत लोगों को अच्छा लगा। इस प्रकार से चाय का प्रचलन धीरे धीरे हो गया। दूसरी कहानी क्या कहती है, Legends tell that Buddhist monk cut off his eyelid, कि एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपने आईलिड को क्या कर दिया, कट कर दिया, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा नींद आया करती थी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब कभी भी मेडिटेशन करते थे। एंड 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ दीज आईलिड, और जो आईलिड को उन्होंने क्या किया था, काट करके फेंक दिया था, उसी में से क्या हो गए, 10 चाय के प्लांट उग गए थे।
एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक, और जब उन प्लांट्स की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया और पिया गया तो क्या हुआ, ड्रोव अवे स्लीप, और हमारी नींद क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। यूजुअली आपने देखा होगा जब लोगों को नींद आती है तो क्या करते हैं, वो चाय पीते हैं। तो ये दो कहानियां हैं जो बेसिकली किसके पीछे चलती हैं, चाय के डिस्कवरी के पीछे। दोनों कहानियां पूछी जाती, दोनों स्टोरीज पूछी जाती है, तो प्लीज अच्छे से याद रखिएगा कि एक में क्या था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क की कहानी थी, और एक में क्या, एक चाइनीज कहानी, भैया पता नहीं कहां से पत्ती आई, लीवाई गिरी और पिया गया, टेस्ट अच्छा था। दूसरा बुद्धिस्ट मॉन्क को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी मेडिटेशन के टाइम पे, तो उस भाई साहब ने क्या कर दिया, अपनी आईलिड को भैया काट के, भैया लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है, नहीं आप भी क्या करो, कट करने लग जाओ, ऐसा इन सब चीजों मत पढ़ना, ठीक है। नहीं आप भी चलो लाओ भैया, लाओ अपनी आईलिड को कट कर दे, हम लोग चाय की पत्ती उगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। और फिर क्या, ये केवल कहानी, ये स्टोरी है, और फिर क्या, उसको जब गर्म पानी में डाला गया तो भैया नींद क्या हो गई, गायब। चलो आगे चलते हैं। चाइनीज द टी लवर्स, चाइनीज भैया क्या है, चाय की माना जाता है बड़े शौकीन है। तो राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट द टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, कि सबसे पहले चाय कहां पिया जाता था, चाइना में पिया जाता है। और यहां की जो वर्ड्स लाइक चाय, ये जो चाय एंड चीनी है ना, ये दोनों क्या है, आर चाइनीज ओरिजिन, ये चाइनीज से बनी है, चाय और चीनी, इनके बिना तो भैया आप चाय इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो ये इसी से और प्रूफ होता है कि कहां से इसकी डिस्कवरी हुई है, चाइना से हुई है। एंड फ्रॉम चाइना इट स्प्रेड टू यूरोप, और चाइना से होते हुए ये कहां तक फैल गई, यूरोप में फैल गई, और यूरोप से होते भैया कहां गई, हमारे एशिया में भी आ गई। और मजे की बात सुनिए, अर्लियर जब शुरू में चाय की जब खोज हुई थी, तो अर्लियर टी वाज ड्रंक, चाय पी जाती थी मोर एज मेडिसिन देन एज ए बेवरेज, एक पेय की तुलना में वास्तव में चाय का इस्तेमाल एक दवा की तरीके किया जाता था। और बाद में धीरे 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 ये क्या बन गया, एक बेवरेज बन गया, एक पेय बन गया, और लोग एज अ फैशन इसको पीना स्टार्ट करते। अभी सारा डिस्कशन किसके बीच चल रहा था, राजीव और प्रांजल के बीच चल रहा था। अब क्या होता है, डेकियाबोरी ये जगह है जहां पे किसका, प्रांजल का घर है। अब लोग स्टेशन पे आ जाते हैं। द बॉयज अलाइटेड एट मरियानी जंक्शन, वो लोग मरियानी जंक्शन पे आते हैं, वहां उतरते हैं। सून देवर ड्राइविंग टुवर्ड देखियाबोरी, अब कहां चल देते हैं, वो देखियाबोरी की ओर चल देते हैं। एंड द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, ये वही जगह है जहां के टी गार्डन को कौन मैनेज करता है, प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं। अब वो आते हैं उसको पिक करने के लिए। अब जब वहां पे नजारा, जब वो लोग गाड़ी से जाते हैं, प्रांजल के साथ राजवीर जाता है, तो वहां नजारा अलग ही था। प्रांजल ने क्या देखा कि ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, कई सारे चाय तोड़ने वालों लोग का जो ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं, विद बैम्बूज बास्केट ऑन देयर बैक, उन्होंने पीठ पे क्या बांधा हुआ है, बांस का बना हुआ एक बाकेट बांधा हुआ है। एंड वियरिंग प्लास्टिक अपैरन, एक प्लास्टिक का क्या एक कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है। एंड प्लकिंग, वो क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। द न्यूली स्प्राउट्स लीव, जो नई नई पत्तियां निकली हुई उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। कुड बी सीन एवरीवेयर, चारों तरफ के लिए यही नजारा दिखता है जब प्रांजल वहां पे जाता है। एंड द बेस्ट चीज ऑब्टेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मई टू जुलाई, ये डेट जरा याद कर लीजिएगा कि सबसे अच्छा जो प्रोडक्शन होता है चाय का किस टाइम पे होता है, मई से लेकर के जुलाई तक। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। भाई कंक्लूजन ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है, तो भैया इंडिया शानदार है, जानदार है, धमाकेदार है, मजेदार है। आप जाइए, ये तो केवल हमने 3 जगहों के बारे में पढ़ा, गोवा के बारे में, कूर्ग के बारे में, असम के बारे में, न जाने ऐसे कितनी सारी जगह है जो क्या है, कई सारी स्पेशल चीजों से भरी हुई है, ग्लैमरस चीजों से भरी हुई, एडवेंचर से भरी हुई, जो आपको अट्रैक्ट करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस हमने आज फिनिश किया है पूरे 3 चैप्टर, और आई होप इस समरी को सुनने के बाद काफी कुछ आपका माइंड मैप तैयार हो गया होगा इस चैप्टर के लिए। और अगर मेरा एफर्ट, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, देन सिंपली भाई ये तो बनता ही है दैट यू शुड हिट दैट लाइक बटन फॉर मी, एंड यू शुड अपील फ्रॉम योर फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो एज वेल। चलिए खैर आज के सेशन में ब्रेक करते हैं, नए वीडियो को मैं ले आता हूं फटाफट, और आप लोग भी तैयार हो जाइए क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया है। बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। गुड लक फ्रॉम माइंड। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।